हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा, जो बिहार बोर्ड क्लास 10वां का एनसीईआरटी का फिजिक्स था। इसमें ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण किया जा रहा था और यह ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण आज हम लोग तीसरे पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चौथे पार्ट में पहुँचने वाले हैं। मैं बात आपको बतला दूँ कि यह ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो ये सेशन पहले एग्जामों ने पूछे जा चुके हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण किया जा रहा है। यदि आप इसे देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न छूटता नहीं है। मतलब आप पूरा ऑब्जेक्टिव यही प्रश्न आने वाला होता है, ऐसा प्रश्न आपको यहाँ बताया जाता है। जो प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे ये सभी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप किए बिना देखिए। आप हमारा सेशन कुछ देर तक अवश्य देख लें ताकि विश्लेषण भी अच्छा लगे और इसके साथ साथ जो भी ऑप्शन भी दिए जाते हैं उस सब ऑप्शन पर भी चर्चा किया जाता है। और यदि अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में अच्छा खासा तैयारी करने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि हमने बैच लाया है जिसमें आप पूरा ऑब्जेक्टिव का सेशन आपके यूट्यूब पर डालने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्लास की ओर। हमारा क्लास था फिजिक्स का, जिसमें हम क्वेश्चन इसके पीछे वाला क्लास में क्वेश्चन 75 तक हम लोग कर चुके थे, जिसमें 75वां क्वेश्चन में ये प्रश्न बना दिए थे। आज हम लोग 76वां क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है यहाँ से 76 क्वेश्चन से कह रहा है, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, 4 गो समान प्रतिरोध है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। मतलब उसका जो कुल प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध जो 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। मतलब 4 गो का रहा है समान प्रतिरोध है, कोई प्रतिरोध होगा 5 ओम तो 5 ओम चारों रहेगा, 6 ओम तो 6 5 मतलब 6 ओम तो 6 ओम के 4 गो रहेगा, 2 ओम तो 2 ओम के 4 गो रहेगा। तो कोई एक ऐसा प्रतिरोध है, मतलब 4 गो है उसी प्रकार का है और पूरा का जोड़ने पर मतलब समतुल्य प्रतिरोध का मान आया कितना 20 ओम। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, पूछा है कि तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, प्रत्येक का पूछा रहा है। तो देखिए श्रेणी क्रम में एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक होगा n इंटू आर। देखिएगा श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध होगा जो समान n प्रतिरोध होना चाहिए, समान n प्रतिरोध कहेंगे। श्रेणी क्रम में समान n प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का जो व्यंजक होता है n इंटू आर होता है, n इंटू आर। अर्थात यहाँ पे कि n इंटू आर का मान दिया गया है, n इंटू आर बराबर कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। अब यहाँ से n का मान भी दिया गया है, n के मान का मतलब ये 4 गो समान प्रतिरोध है। n का मान कितना हो गया 4, तो कहेंगे 4 आर बराबर कितना हो गया 20। तो आर का मान होगा 4 बचे 20, आर बराबर होगा 5 ओम। अर्थात आपका आंसर कितना होगा 5 ओम। आपका ऑप्शन होगा ए। क्लियर है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में हो समान प्रतिरोध तो इसका व्यंजक होता है n इंटू आर होता है, n इंटू आर। जहाँ पे n क्या है, इस संख्या बता रहा है कितना प्रतिरोध है, ये आर प्रतिरोध बतला रहा है। तो संख्या 4 था तो 4, ये आर प्रतिरोध था कितना था पता नहीं था और समतुल्य था 20, तो समतुल्य हो गया 20। तो 4 × 20 एक इंडिविजुअल अर्थात एक प्रतिरोध होगा, वह प्रतिरोध 5 ओम का होगा। अब 5 ओम का 4 को जोड़ दीजिए, 5 के 20 श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा कौन ए। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि जब n प्रतिरोध समान n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है, तो कहेगा n इंटू आर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसको प्रश्न बनाइए। कराए धातुओं में धारावाहक होते हैं, थोड़ा सा धातु में होगा, इसके अगला में आएगा तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मिलेगा। धातुओं में धारावाहक होते हैं, जितने भी धातु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन धारा को, विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला क्या होते हैं,
तो देखिए जो भी धातु होते हैं उस सभी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और जो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो इसी के कारण से धातु में धारा प्रवाहित होगा। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। वह फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री करता रहता है। कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कॉपर है तो कॉपर का ही प्लेट हो गया या कॉपर का कोई वायर हो गया, इसके अंदर ही कॉपर है तो कॉपर में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब इससे से धारा में जोड़ते हैं यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रवाहित होना शुरू करता है। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो धारावाहक नहीं होते हैं, मतलब वह पदार्थ सुचालक नहीं होगा, कुचालक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन तो नहीं होगा, ये कोर इलेक्ट्रॉन तो किसी भी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन अंदर में रहता है, बाहरी कक्षा में नहीं रहता है। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको? जैसे देखिए सोडियम है तो सोडियम Na इसके पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहला कक्षा में इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 4 5 6 7 8 और 10 हो गया। अब 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको छोड़ करके ये बाकी सब हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन एगो हो गया और कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 10 गो। तो कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ आ गया कि जो इसके अंदर 12वीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जितना कक्षा है वो सब कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये हो कोर इलेक्ट्रॉन। इनमें सभी तो होगा नहीं, आपका अपना कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो विद्युत धारा होता है प्रवाहित होते रहता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखिए प्रश्न क्या पूछा रहा है। प्रश्न कहा कि एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। मतलब कहा कि 1 मिनट में, अति समय का मान दिया गया है t बराबर 1 मिनट। मिनट कहने का मतलब 1 मिनट। कितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है? तो 120 कूलम। आवेश का मान कितना हो रहा है? 120 कूलम, यानी q बराबर कहेंगे 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश का मान। तो पूछा रहा है तो धारा का मान पूछा रहा है, तो धारा का मान होगा I बराबर पूछा जा रहा है। I बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए I बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए Q/T, Q/T ये फॉर्मूला होता है Q/T। Q का मान कितना दिया गया है? 120 कूलम, और समय का मान दिया गया 1 मिनट। तो 1 मिनट को बदलेंगे किसमें? सेकंड में, तो होगा 60 सेकंड। तो भैया सेकंड, तो इससे काट देंगे 60 दूनी 120, 6 दूनी 120, 2 एम्पियर। आपका धारा कितना होगा? 2 एम्पियर का धारा बहता होगा। कितने एम्पियर का होगा? 2 एम्पियर का धारा बहता होगा। मतलब आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे भी कहेगा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा, मतलब किस दर से आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश है, इस समय है, आवेश बटा समय हो गया विद्युत धारा। आवेश कितना चार्ज हो रहा था? 120 कूलम, और समय कितना था? 60 सेकंड। 2 से भाग लगा दिए, 60 दूनी 120। आपका ऑप्शन कौन? बी, 2 एम्पियर। क्लियर है? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा तेजी से बढ़ते रहेंगे। अब प्रश्न आप लोग बनाइए इसको। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रश्न में कुछ लॉजिक तो आपका अपने दिमाग से काम करता है, क्योंकि इसलिए कुछ इसमें अलग से विशेष बताना नहीं है। कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कौन सा उपकरण है जिसमें प्लस माइनस चिन्ह नहीं लगा होता है? देखिए कहेंगे पहला ए मीटर। पहले देखिए ए मीटर क्या होता है? तो ए मीटर एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है। मतलब विद्युत धारा को मापता है किसको से? ए मीटर से मापता है। अब देखिए ये अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? तो विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। तो विभवांतर मापेगा तो इसमें वोल्ट मीटर में एगो प्लस होता है, एगो माइनस होगा। कुंडली में भी एगो प्लस होगा, एगो माइनस होगा। विद्युत सेल में तो प्लस एगो माइनस होगा करता है। लेकिन ए मीटर क्या होता है? इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो समांतर क्रम में जोड़ेंगे सब में होगा एगो प्लस एगो माइनस, और जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे उसमें प्लस माइनस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जो उपकरण को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं उस उपकरण में प्लस या माइनस नहीं होगा। क्लियर है? और जो उपकरण को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे ये निश्चित है कि उसमें एगो प्लस माइनस होगा। तो ये सब समांतर क्रम में जुड़ता है। और ए मीटर क्या होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ता है, इसीलिए इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। इसके अलावा एक उपकरण और भी हो सकते हैं, जो स्विच, उसमें भी प्लस माइनस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो किस क्रम में जुड़ता है? तो वह जुड़ता है किस क्रम में? बताइए, स्विच किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम के समांतर क्रम। तो आप कहिएगा कि उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं। क्लियर है? स्विच में भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका ऑप्शन होगा ये ए मीटर में। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने प्रश्न रहा, प्रश्न को पढ़िए और बनाइए।
देखिए ये आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का चर्चा पहले भी किया गया है, क्योंकि आप कुछ इसके बारे में जानते हैं तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा इसका आंसर से। प्रश्न करा है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, कोई भी तार है उसका लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तार के प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, तीसरा ताप पर, चौथा प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति। पहले लंबाई पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, तीसरा ताप पर, चौथा पदार्थ की प्रकृति पर। लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घट जाता है, ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, प्रकृति बदलते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है? बदल जाता है। लोहा का अपना होगा प्रतिरोध, तांबा का अपना होगा प्रतिरोध, चांदी का अपना होगा प्रतिरोध, सबका अलग अलग होता है, पदार्थ बदलते हैं तो बदल जाता है। तो आपका ऑप्शन ये होगा, ये लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न है आपके सामने बोर्ड पर यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़, देखिए जो शुरुआती का जो प्रश्न था इसी प्रकार का प्रश्न था, दोनों सेम प्रश्न आपको होंगे। प्रश्न पढ़िए करा कि यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, मतलब कर उसके पिछला प्रश्न जो हम बनाए थे उसमें सब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था। अब यहाँ पे समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है, 10 समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ समांतर क्रम का अलग से फॉर्मूला होता है। एक समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होगा? लिखेंगे n समान, लिखेंगे यहाँ से यदि समान n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध होता है R बटा में N। समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? R बटा में N होगा। लेकिन यही श्रेणी क्रम में जोड़े थे तो हुआ था N इंटू R, लेकिन यहाँ क्या हुआ? R बटा में N होगा। यानी R बटा N का मान देखिए क्यों करा है? 5 गो समान प्रतिरोध थे, N का मान दिया गया 5 हो गया, और समांतर क्रम में जोड़ा गया है और दिया गया है N बटे R का मान दिया गया कितना? 10 ओम। N बटे R का मान कितना दिया गया? 10 ओम। सॉरी R बटा N का मान दिया गया है 10 ओम। तो हमें निकालना है किसका मान? R का मान निकालना है, इंडिविजुअल का मान निकालना है। तो इधर लिख देंगे हम लोग, इधर लिखेंगे क्या चीज़? R बटा N बराबर में कितना दिया गया है? 10। तो 10 होगा, ऐसे कुछ है तो एक लिखेंगे इसको। R का मान निकालना है, N का मान दिया गया है, R का मान होगा R, N का मान कितना दिया गया है? 5 को है तो 5 बराबर कितना गया? 10 कुछ तो 1। R में 1 से गुना करेंगे तो R, 5 10 का 50, 5 को 10 है तो 5 10 का 50, मतलब R का मान कितना होगा? 50 ओम। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान होगा 50 ओम होगा। क्लियर है? मतलब 50 ओम के 5 गो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान 10 ओम आएगा। क्लियर है? ये तरीका याद रखिएगा, दोनों तरीका ध्यान से रखिएगा। अगर समांतर क्रम में है तो N बटा R, श्रेणी क्रम में है तो R इंटू N या NR कह सकते हैं, NR या RN, गुना में ही है तो NR लिखिए। तो दोनों दिमाग में रखिए फॉर्मूला। आपको ऑप्शन कौन होगा? ये 50 ओम। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित, अब इसी फार्मूला पर प्रश्न को घुमाया गया, जो फार्मूला बताए हैं फार्मूला घुमाया गया। कहे समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध है, मतलब बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है प्रतिरोध, पहले से समांतर क्रम में जोड़ा गया था कुछ प्रतिरोध, और उस प्रतिरोध में से कुछ प्रतिरोध को हटा दिया जाता है, तो पहले से जो प्रतिरोध का मान आएगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान, और हटाने पर आएगा उसमें से कौन ज़्यादा होगा, बड़ा होगा कि कम होगा कि बराबर रहेगा, क्या होगा, ये पूछा रहा है। मतलब समांतर क्रम में देखिए यहाँ से कहेंगे N प्रतिरोध किस में है? N प्रतिरोध, समान N प्रतिरोध, मतलब बराबर, बार इसको ध्यान रखना, समान N प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा गया है? समान N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर
क्रम में जोड़ा गया है। तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, वही बताए, R बटा होता है N, हो गया R बटा N। अब कह रहा है ना कि इसमें संख्या घटाने पर, प्रतिरोधी की संख्या घटाने पर, मतलब N का संख्या क्या करना बदल रहे हैं। पहले अगर मान लिया है कि R का मान माने कि पहले 50 है, N का मान पहले करते हैं कितना, N का मान करते हैं यहाँ से 5, 10 करते हैं, N का मान क्या 10, अबरी N का मान करेंगे 50। अब N का मान घटाए थे, 10 से घटा दीजिए, तो 10 से कुछ घटा दीजिए अपने मन से, हम 5 करते हैं, कटने वाला होता है, तो 10 पचे 50, 5 आ रहा था, अब 5 10 का 50, तो कितना 10 आ रहा है। तब देखिए इस समतुल्य प्रतिरोध का मान पहले कितना आ रहा था 5 ओम, और घटाने पर कितना आ गया 10 ओम, मतलब घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। क्लियर है, मतलब समांतर क्रम में n प्रतिरोध जोड़ा गया है, समांतर क्रम में समान n प्रतिरोध जोड़ा गया है, और उसमें से प्रतिरोध की संख्या घटाते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। देखिए 5 आया था तो 10 हो गया। फार्मूला पर गौर किया, फार्मूला में चेंजिंग हो रहा है, मतलब ये है R बटा N। अब यही n का मान कम करेंगे, n का मान कम करेंगे तो R का मान बढ़ जाएगा, यदि n का मान बढ़ा देंगे तो R का मान कम जाएगा, मतलब ये 20 का मान पाते संबंध में होगा, R बटा N होगा, n का मान कम करेंगे तो ऊपर R का मान बढ़ जाएगा, यही n का मान बढ़ाएंगे तो R का मान का होगा कम जाएगा, उल्टा होगा संबंध। इसलिए कह रहा है कि कुल प्रतिरोध होगा, बढ़ता है घटता है, अपरिवर्तित उसको कहेंगे कुल प्रतिरोध का मान का होगा बढ़ जाता है, कहीं घटा रहे थे यहाँ ना, ऊपर संख्या घटाने पर तब प्रतिरोध का बढ़ जाएगा। क्लियर है, क्या होगा बढ़ जाएगा। अगर पूछता कि कुल प्रतिरोध में से क्या हो रहा है कि संख्या का अगर घटाने से संख्या बढ़ा देंगे, संख्या बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा घट जाएगा। क्लियर है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था क्योंकि ऐसा प्रश्न समानता पूछे भी गए हैं और नॉर्मल प्रश्न नहीं है, कुछ अलग प्रश्न है, अलग प्रश्न होने के कारण से इसका विश्लेषण थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न डाटा से संबंधित प्रश्न है, आपको डाटा याद होगा तो आप बना सकते हैं, डाटा याद नहीं होगा तो इसमें कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं होगा, फार्मूला का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रश्न करा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता कहें तो कहेंगे 1.60 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है, विद्युत प्रतिरोधकता होता है। तो आपका ऑप्शन में जो है टिक लगा लीजिएगा, याद रखिएगा 1.60 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर होता है, कितना का, तब 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता होता है। तो आपका ऑप्शन के ये 8 चार्ज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये हो सकता है 6 गुने 1.60 गुना 10 के पावर -8, पावर में होगा -8, इसमें नहीं, पावर में -8 होगा, पावर में -8 होगा तब ओम मीटर होगा, इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी। थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइपिंग कर में पावर था उसको नीचे कर दिया, हो गया, तो आपका ऑप्शन होगा कौन, डी होगा। क्लियर है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रश्न तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न साधारणता नहीं, क्योंकि हमने तीसरा पार्ट बना दिया है, चौथा पार्ट होगा, चौथा पार्ट में तो कुछ लेवल बढ़ चुका है, लेवल बढ़ चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझदारी से बनाइएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न क्या कहा, देखिए प्रश्न का है परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोक्त होता है। मतलब इसमें अनुमतांक ज्ञात करना है, इस प्रश्न में ज्ञात करना है अनुमतांक, अनुमतांक का मान ज्ञात करना है। अनुमतांक का मतलब कहता है, अनुमतांक क्या होता है, तो ए मीटर के पाठ्यांक को ऊपर करने में, मतलब बढ़ाने में, उठाने में जितना न्यूनतम धारा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग अनुमतांक कहते हैं। जो आपके बोर्ड में ए मीटर लगा होता है, ए मीटर के कांटा को उठाने के लिए, मतलब उसको विक्षेपित करने के लिए जितना न्यूनतम धारा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमतांक कहते हैं। अनुमतांक का फार्मूला अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला होगा, देखिए कितना पूरा है, 1 किलोवाट है, मतलब 1000 वाट है, तो 1000 वाट हो गया। ये कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट, इसे भाग लगा देंगे 1000 में 220 से, भाग 0 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 50 दूनी 100, तो 11 भागा कितना का 50, 11 चौके 44, बचे कितना 6 दशमलव, फिर 0, 11 पचे 55, बचेगा 55 5, फिर दशमलव, फिर 0, फिर 11 चौके 11 चौके 44, तो लगभग 4.54,
लगभग 4.54 ये अनुमतांक हुआ है, मतलब एम्पियर में आएगा। तो एम्पियर कौन कितना आएगा 4.54। और ऑप्शन में है तो देख लीजिए, जिसके नज़दीक में होगा उसके हिसाब से काम करिएगा। कितना है 4.54, ए में, बी में, सी में, डी में, इसमें कोई में ऑप्शन नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा कौन, यानी देख लीजिएगा 4.54। भागा जरूर देना है, दशमलव में भी है। अब इसको आप यहाँ से हटा सकते थे कि 4 करें कि 5 रखें। इस पर अगर बात करता है तो मैथ के हिसाब से देखा जाए, और देखा जाए मैथ के हिसाब से तो दिया गया है एक कमान कितना आया 4.5 हो गया। उसके बाद फिर कितना गया 4। तब यहाँ 5 है, 5 है, और 5 से ज़्यादा रहता तो इसको हटा के 4 को हटा के 5 कर देते। 5 से कम रहता तो 4 करते, लेकिन 5 के बराबर है, एक 4 चल रहा है। तो रियल आपका आंसर यही होगा। अब यहाँ पे अनुमानता लगभग में कह सकते हैं 5 एम्पियर, लगभग में कहेंगे 5 एम्पियर, लगभग में नहीं रहेगा तो आपका आंसर ये होगा। ये ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे सी सुधारते हैं इसका ऑप्शन में, ये ऑप्शन सुधार लेते हैं। सुधार लीजिए ऑप्शन को, ऑप्शन दे लीजिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको कर लीजिए सी को 4.54 एम्पियर योग अनुमतांक। हमारा इरादा यहाँ सिखाने का था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा किए, क्योंकि अनुमतांक निकालना होगा तो आप लिखिएगा ऊपर 1 किलोवाट। 1 किलो का मतलब 1000 वाट, 1000 वाट, 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, और जितना वोल्ट है उसको से भागा लगाते हैं, वो अनुमतांक निकलता है, मतलब उसका अनुमतांक निकलता है। आपका ऑप्शन होगा ये 4.54 एमीटर। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सुधार लीजिएगा आपको ऑप्शन में। प्रश्न क्या कहा है, प्रश्न पूछा है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं, किससे मापते हैं, एमीटर से, वोल्टमीटर से, डायनेमो से, इनमें से कोई नहीं। एमीटर धारा बताता है, विभवांतर मापने वाला होता है कौन, वोल्टमीटर। एमीटर तो ये आमीटर लिखा गया है, धारा को मापता है, लेकिन वोल्टमीटर विद्युत को मापता है। तो आपका ऑप्शन कौन, वोल्टमीटर। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो तो विद्युत उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आपका ऑप्शन होगा कौन, बी। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। देखिए ये आसान प्रश्न है, जल का अर्थ पूछा रहा है, किसका अर्थ जल होता है। तो आपका ऑप्शन होगा डी, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। हाइड्रो जैसे हाइड्रोफोबिया, डर, जल से डर होना, मतलब जल से देखते ही डर उत्पन्न हो जाना, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब नाइट्रो मतलब देखिए क्या होता है, नाइट्रो। पेट्रो मतलब क्या होता है देख लीजिए। तो यानी आपका ऑप्शन कौन होगा ये हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, अर्थ जल से होता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या होगा, ये आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिर प्रतिरोध से आ गया प्रश्न। प्रतिरोध के बाद किन किन बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है, इससे प्रश्न आ गया। एक बार इस प्रश्न को पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर दोबारा आ गया, लेकिन अगला बार ऑप्शन बदल गया होगा। कहे ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध देखिए, पहला बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता घटता नहीं, डी में से कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध घटता है। देखिए लंबाई बढ़ा दीजिए, प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। ताप बढ़ा दीजिए, प्रतिरोध घट जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाइएगा, प्रतिरोध। देखिए लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, बढ़ता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाएंगे, ताप तो भी बढ़ता है, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। या लंबाई पर, ताप पर, क्षेत्रफल पर। तो कह रहा है ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन ये होगा बढ़ता है। ठीक है। लेकिन यही अर्धचालक रहता तो अर्धचालक में उल्टा होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता, उसमें क्या होता, घट जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, कह नहीं रहा है कि चालक का क्या चालक है, खाली कह रहा है कि ताप बढ़ाया गया, तो मतलब समानता समझना है कि चालक है, अर्धचालक नहीं समझना है। तो चालक का प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। और लंबाई बढ़ाने से भी बढ़ता है, मतलब प्रतिरोध का लंबाई बढ़ाएंगे तब। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि रेशम द्वारा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समानतः इससे प्रश्न नहीं बन पाएंगे आपसे, इसके लिए कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। वो कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें दो कंसेप्ट है। एक पहला कंसेप्ट कि जब घर्षण करते हैं किसी वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु को, तो जो पदार्थ मुलायम होगा, देखिए जो पदार्थ मुलायम होगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और जो पदार्थ कठोर होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जो मुलायम होगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, जो कठोर होगा इलेक्ट्रॉन को
ग्रहण करेगा। मतलब समानता यही होते हैं, जो मुलायम होगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और जो कठोर होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋण आवेश। ये तो पता होगा। तो जो कठोर है, लिख देते हैं, जो कठोर है, कठोर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग के ग्रहण, तो इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। जो मुलायम है, मुलायम, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, त्याग करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर धन आवेश होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश होगा, मतलब माइनस होगा। अब प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रश्न को पढ़ करके बना लेते हैं। प्रश्न करा है, रेशम द्वारा, रेशम का धागा मुलायम होगा, छड़ पर, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होता है। मतलब कि रेशम है, एक कांच है, दो चीज है, रेशम एक है कांच। तो पूछ रहा है किस पर, तो कांच की छड़ पर, मतलब कांच की छड़ में। तो कांच की छड़ कौन है, देखिए कांच है, कठोर, कठोर पूछा गया है। तब कठोर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा मतलब उस पर ऋण आवेश होगा। कौन आवेश होगा, ऋण आवेश। तो आपका ऑप्शन दे दीजिए, ऋण आवेश कौन में है, आपका ऑप्शन होगा ए, ऋण आवेश। क्लियर है। ध्यान देना है कंसेप्ट में कि जो कठोर होगा, कठोर होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जो मुलायम होगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश, जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश। समानता सभी में ऐसा होते हैं, लेकिन इसके लिए एक अपवाद है, वो अपवाद से आगे प्रश्न में दिया गया है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, उस प्रश्न को उसी पर समझाएंगे। इसका अपवाद भी है, सब में लागू नहीं होता है, एक में अपवाद है। अपवाद का प्रश्न ये है, इसलिए दूसरा प्रश्न को इसमें शामिल किया है। अपवाद क्या है इसको समझते हैं। देखिए अपवाद है, पहला कांच, रेशम और एबोनाइट, एबोनाइट, तीन गो छड़ में ध्यान देगा, कांच, रेशम, एबोनाइट, तीन चीज याद है, कांच, रेशम, एबोनाइट। जब कांच के छड़, कांच के रेशम से कांच पर रगड़ते हैं या कांच रेशम पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच पर प्लस धनावेश होगा और रेशम पर ऋणावेश होगा। लेकिन रेशम से एबोनाइट पर रगड़ते हैं या एबोनाइट से रेशम पर रगड़ते हैं तो रेशम पर प्लस होगा, एबोनाइट पर माइनस होगा। अब यही अपवाद याद रखना दिमाग में, दिमाग में सेट हो गया तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे एक नंबर प्रश्न पूछ जाते हैं। आपको 10वां से क्या इंटर में भी प्रश्न पूछ जाते हैं ऐसे सवाल। फिर से सुन लीजिए, कांच, रेशम और एबोनाइट, कांच, रेशम, एबोनाइट। कांच से रेशम पर रगड़ करते हैं तो कांच पर धनावेश, रेशम पर ऋणावेश। लेकिन रेशम से एबोनाइट पर रगड़ करते हैं तो रेशम पर धनावेश, एबोनाइट पर ऋणावेश। ये प्रश्न में ये कंसेप्ट याद रखेंगे, अपवाद के रूप में ऐसा रहेगा, ये रूल ही इसको मान लीजिए कि ऐसा होता है। अब कह रहा है ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर, मतलब ऊन द्वारा, ये रेशम से को एबोनाइट को छड़ से रगड़ते हैं, रेशम एक प्रकार का ऊन होगा, मुलायम हो गया। ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, एबोनाइट की छड़ पर क्या होगा, ऋणावेश। आपका ऑप्शन होगा ए। क्लियर है। ऊन कह रहा है, ऊन में रेशम का भी ऊन हो सकता है, या जो ऊन होते हैं बकरी का भी हो सकता है, अंगोरा ऊन हो सकता है। तो ये मुलायम हो गया, इस पर रगड़ते हैं तो इस पर के एबोनाइट पर होगा माइनस और इस पर क्या होगा प्लस। क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये अपवाद रखेगा याद, दो कंसेप्ट इसके लिए होगा, दो कंसेप्ट से आप इसको पूरा बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, बिल्ली का बाल पूछ सकता है, बिल्ली का खाल पूछ सकता है, फलालेन पूछ सकता है, छड़ पूछ सकता है, कई गो प्रश्न से इस पे इससे घर्षण किया गया, इससे इस पर घर्षण किया गया, तो किस पर क्या होगा सर। चलते अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये आपका प्रश्न है कि दो आवेशित वस्तुओं पर, करा यहाँ पे, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल, लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। दो आवेशित वस्तुओं पर जो लगने वाला बल होता है उसके लिए कूलम्ब बल नियम होता है। कूलम्ब बल कहता है कि जो कूलम्ब बल होता है आवेश के लिए दिया गया था, किसके लिए, आवेश के लिए। अगर धन आवेश है या ऋण आवेश है तो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बात कहा गया, तो किसके द्वारा कहा गया, ये कूलम्ब के नियम है। किसके नियम में, कूलम्ब के नियम में कहा गया। कूलम्ब के नियम किसके लिए दिया गया, आकर्षण या प्रतिकर्षण के लिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण के लिए दिया गया। आवेशों पर लगने वाला बल कहेंगे कूलम्ब बल के लिए। कौन नियम, कूलम्ब बल का नियम। कूलम्ब बल के नियम का अपनी सीमा भी है, तो इसलिए यहाँ कहेगा किस पर, आवेश पर, तो कहेंगे कूलम्ब बल।
फैराडे का नियम तो अलग है, फैराडे का नियम विद्युत के लिए दिया गया, एम्पियर का नियम अलग है, एम्पियर जनरल के नियम थे, ओम का नियम अलग है, ओम का नियम में नियत ताप पर होता है, ये आगे प्रश्न में रखा गया है। तो आपका ऑप्शन होगा कूलम्ब का नियम। चलते हैं अगला प्रश्न क्यों, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रश्न है कूलम्ब के नियम से के को क्या कहा जाता है, मतलब कूलम्ब के नियम में अब के को कहा जाता है, इसलिए वहाँ पर कूलम्ब का नियम विश्लेषण नहीं किए, यहाँ समझिए कूलम्ब के नियम में कूलम्ब कहता है, कूलम्ब के नियम के अनुसार से होता है जब कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का मान होता है तो एक बराबर होता है, यह बल का मान जो आता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा में R स्क्वायर होता है, जो इप्सिलॉन नॉट मतलब यही F का मान आता है, ये Q1 गुना Q2 बटा में R स्क्वायर कूलम्ब बल में होता है। मतलब कूलम्ब बल कहता है ना कि दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच के दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होगा, ये कूलम्ब बल में कहता है कि जब दो आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान होगा तो दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। अब यहाँ पे देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट है, इसी को के कहा गया है, के एक नियतांक है, तो F बराबर कह रहे हैं F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, यही कहा गया। अब के क्या है, तो पहला सेंटेंस हो गया के एक स्थिरांक है मतलब नियतांक है, फिर के समानुपातिकता स्थिरांक है, हाँ समानुपात में है, गुना के चिन्ह में है तो समानुपातिकता होगा, तो ये भी हो जाएगा, ऑप्शन बी दोनों होगा, समानुपातिकता स्थिरांक दोनों हो गया, जिसलिए ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों क्लियर है। गुना में रहेगा तो समानुपाती, भागा में रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती, तो गुना में के है जो समानुपाती, भागा में रहता तो व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए गुना में होने के कारण से ये भी ऑप्शन सही है, बी भी, इसलिए आपका ऑप्शन होगा सी, ए और बी दोनों सही है, तो ये न ए न बी होगा कौन, सी, दोनों को बता दिया कि दोनों सही है, क्लियर है। चलते अगला प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रश्न है दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, दो समान आवेशों के बीच, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर समान आवेश रहेगा, समान आवेश तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, और असमान ये हो गया समान आवेश, और असमान आवेश रहेगा, असमान रहेगा तो इसमें होता है आकर्षण, आकर्षण, जैसे समान आवेश का होने का मतलब प्लस प्लस तो क्या होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, माइनस माइनस क्या होगा प्रतिकर्षण, ये हो गया समान आवेश। असमान कहने का मतलब क्या होगा, एगो प्लस एगो माइनस तो बोलेंगे आकर्षण, एगो माइनस एगो प्लस तो बोलेंगे आकर्षण, क्लियर है। तब कर रहा है दो सदृश आवेशों के बीच मतलब समान आवेशों के बीच किस प्रकार का लगेगा बल, तो कहेंगे प्रतिकर्षण का, ऑप्शन सी, क्लियर है। आकर्षण नहीं होगा, असमान रहता तब कहता है कि आकर्षण हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रतिकर्षण होगा, दोनों क्या है समान आवेश है। चलते अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न है कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। अब यहाँ विजातीय आ गया मतलब समान नहीं असमान है, असमानता क्या होगा, असमानता क्या होगा, देखिए इसके पिछले वाला हम क्या देखे थे, देखिए इसके पिछले वाला प्रश्न में था, फिर से देखते हैं, पिछले का था सदृश था, सजातीय था, समान था तो कह दिया प्रतिकर्षण, लेकिन इस वाला में क्या है, इसमें क्या है विजातीय है तो क्या होगा आपका ऑप्शन होगा ये आकर्षण, असमान है विजातीय है तो ये आकर्षण, क्लियर है। अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछा रहा है कि क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रिया में भाग लेता है, आवेश की प्रक्रिया मतलब आवेशित करने की प्रक्रिया में प्रोटॉन भाग लेता है, तब बोलेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश से मतलब कहेंगे आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ये पूछा आवेशन की प्रतिक्रिया में, किसकी प्रतिक्रिया में, आवेशन की प्रतिक्रिया में भाग लेता है कौन, प्रोटॉन, तो कि हाँ आवेश की प्रतिक्रिया में भाग लेता है कौन, प्रोटॉन भी भाग होता है, इलेक्ट्रॉन तो मुख्य रूप से भाग होता है, लेकिन उसके साथ साथ आवेश कह दिए तो मतलब दोनों, प्लस और माइनस दोनों, तो प्लस भी है माइनस भी है, आवेश तो प्लस को कहेंगे प्रोटॉन और माइनस को कहेंगे इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे भाग लिया, आपका ऑप्शन होगा बी, हाँ होगा, क्लियर है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न पूछा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च किसमें होता है, तो लेकिन यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा मतलब कोई पदार्थ रासायनिक पदार्थ है, जैसे पेट्रोल डालते हैं किसमें इंजन में, तो पेट्रोल का करता है खर्चा होता है और उसको यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, मतलब वह आपको स्पीड में बढ़ा देगा, यांत्रिक में बदल देगा, पंखा चला देगा, मोटर चला देगा, इंजन चला देगा, वो क्या कर रहा है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, क्लियर है। तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग किसमें खर्च होता है, यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, प्रश्न क्या है, विभवांतर किसमें गति का प्रदान, विभवांतर किसमें गति का प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर किसमें गति का प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन में कि प्रोटॉन में कि न्यूट्रॉन में। देखिए कितने धारा में, तो आपका ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में विभवांतर क्या करता है, गति प्रदान करने का काम करता है। क्लियर है, आपका ऑप्शन होगा बी। किसमें गति लाता है, तो इलेक्ट्रॉन में गति लाता है। जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतना धारा ज़्यादा से प्रवाहित होगा। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न है सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है। यह सेल होगा, सल नहीं सेल। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है। तो सेल के दो टर्मिनल के बीच क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर ऑप्शन होगा ए। जो भी बैटरी है तो बैटरी के अंदर यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तब ना उसी कारण से है इसके ऊपर प्लस है माइनस है, एक बार विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। विभवांतर से इसको हम लोग विद्युत कारण दे रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा कौन, ए विभवांतर। क्लियर है, चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा रहा है, प्रश्न है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए। ओम का नियम कब लागू होता है, तो बोलेगा ओम का नियम नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। नियत ताप पर मतलब ताप नियत हो, न बढ़े न घटे, तो किसी चालक से धारा जब प्रवाहित करते हैं विभवांतर के समानुपाती होता है। तब मिलाते हैं ऑप्शन में, तो जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर रहता है, चर नहीं अचर मतलब नियत। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर, गलत, विभवांतर का अचर नहीं कहा गया। जब चालक के तार के सिरों के बीच विभवांतर अचर भी नहीं, आपका ऑप्शन होगा ए। जब चालक का ताप क्या होता है, अचर रहता है मतलब नियत, इसी को कहेंगे नियत ताप पर, नियत ताप पर। क्या रहेगा, किस पर, नियत ताप पर। ताप क्या रहेगा, अचर रहेगा, तब ओम का नियम लागू होगा। ताप अचर नहीं रहेगा, ओम का नियम लागू नहीं होता। क्या नियत रहेगा, तो ताप नियत होता है। ऐसे पूछता है कि नियतांक क्या होता है। नियतांक आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसका नियतांक क्या, ओम के नियम में क्या नियतांक होता है बताइएगा ऑप्शन में। नियत होता है ताप, नियतांक क्या होता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आपसे प्रश्न पूछा रहा है, यह सेकंड लास्ट प्रश्न होगा आपका। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता कितना होता है। देखिए ऑप्शन है शुष्क कागज की प्रतिरोधकता पूछा गया है। ऑप्शन है कि देखिए सब ऑप्शन चेंज नहीं है, थोड़ा सा कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी हो गया, यहाँ चेंज करते हैं। जो पूरा इतना भी ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हुआ। शुष्क कागज का जो प्रतिरोध होता है तो 10 के पावर 12 ओम मीटर से लेकर के 10 के पावर 14 ओम मीटर के बीच होता है। याद रखिए शुष्क कागज की प्रतिरोधकता का मान कितना होता है, 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर 14 ओम मीटर के बीच होता है। 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर 14 ओम मीटर के बीच होता है किसका, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखिए। आपका ही लास्ट प्रश्न होगा, ये 100 प्रश्न है। आप इस प्रश्न को आंसर दीजिए। क्या प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पूछा गया देखिए कि संचायक बैटरियों के पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। संचायक बैटरियों को क्या पुनः चार्ज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। देखिए बैटरी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक बैटरी को बोलते हैं शुष्क बैटरी, उसको शुष्क सेल कहते हैं, और दूसरा बोलते हैं संचायक सेल होते हैं। संचायक सेल, सेल 2 प्रकार के, एक शुष्क सेल एक संचायक सेल। शुष्क सेल होता है जिसको एक बार चार्ज पहले से जो आता है खत्म हो गया तो फिर दोबारा चार्ज नहीं होगा। लेकिन संचायक सेल क्या होता है, दोबारा चार्ज कर सकते हैं इसको। जैसे शुष्क सेल में चार्ज एक बार जैसे बैटरी खत्म होता खत्म, दोबारा चार्ज नहीं होगा, लेकिन संचायक सेल में दोबारा चार्ज हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन होगा हाँ। कल ये पूछा गया था। तो सेल 2 प्रकार के, शुष्क को संचायक। क्या देखिए शुष्क सेल संचायक सेल। संचायक सेल वैसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पुनः विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और शुष्क सेल में क्या करता है, केवल रासायनिक को विद्युत में बदलता है, फिर विद्युत रासायनिक में नहीं बदलता है। यही कारण से वह चार्ज नहीं हो पाता है। क्लियर है, ये रहा आपका लास्ट प्रश्न था। हमारा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हमारे साथ जो भी जुड़े हैं उनके लिए अच्छा सुनहरा अवसर भी मिलने वाला कुछ है। तो आप हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से ज़बरदस्त करते रहिए, ताकि आपके साथ हम भी हैं और आपका एग्ज़ाम भी आपके सर पर आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।